सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष भूगोल की एक नई कक्षा में। आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी का कक्षा 7 का हमारा पर्यावरण, जो कि भूगोल की पाठ्यपुस्तक का नाम है। इसका पाठ 5 जल। इससे पहले हम 4 पाठ ऑलरेडी कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं टू द पॉइंट नोट्स, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये टू द पॉइंट नोट्स किसी भी एग्ज़ाम के जीके और जीएस वाले सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जीके और जीएस आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना है। एनसीईआरटी को बेस बना करके चलना है और यहाँ आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते एनसीईआरटी के फैक्ट्स को। देखिए, जीके और जीएस में आधे से ज़्यादा पार्ट जो है वो आपका एसएसटी और साइंस का आता है। अगर एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटिकल साइंस आता है और इकोनॉमिक्स का थोड़ा पार्ट आता है। इसी को ही मिला के आपका जीके बनता है, प्लस आपका साइंस आता है। साइंस में आपका बायोलॉजी आ जाता है ना, केमिस्ट्री आ जाता है, फिजिक्स आ जाता है। इसके जो फैक्ट्स होते हैं वही जीके के रूप में आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन मेजर पार्ट जो है वो आपका एसएसटी का होता है। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो आपको पता होगा। साइंस के क्वेश्चंस आते हैं लेकिन बहुत कम, है ना, लेकिन एसएसटी के बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस उसी चीज़ को लेकर के है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये चीज़ें लाभदायक हों और समान रूप से ही ये लाभदायक होंगी, ऐसी मुझे आशा है। ठीक है, ये हुई पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एक टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें अगर आप पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, पेपर सेकंड, और पेपर सेकंड में यदि आपने एसएसटी लिया हुआ है तो आपको पता होगा कि एसएसटी जो है 60 नंबरों की आती है, 60 मार्क्स की। ठीक है जी, और उस 60 मार्क्स में आपका हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है और पॉलिटिकल साइंस आता है। इन तीनों को ही मिला करके 60 नंबर का आपसे पूरा टोटल पूछा जाता है। और उसमें पूछे जाते हैं आपके टू द पॉइंट फैक्ट्स, या तो खालिस्तान के रूप में, या तो कथन के रूप में, है ना, या तो मिलान के रूप में, है ना। रहेंगे तो सभी के सभी एमसीक्यू, लेकिन किस बेस पे पूछे जाते हैं ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है ना, किस फॉर्म में वो आपसे पूछ ले। तो सभी चीज़ों का यहाँ बिंदुवार विश्लेषण किया जाता है ना। आप चीज़ों को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपकी रेडी है, क्लास 6 की कंप्लीट है, क्लास 6 और 7th की हम चर्चा कर रहे हैं इस समय। ठीक है जी, चलिए, तो समय को नष्ट ना करते हुए सीधा टू द पॉइंट फैक्ट्स देखेंगे। पार्ट 5 जल, कक्षा 7 का, है ना, भूगोल। चलिए प्रारंभ करेंगे। ये देखिए, ये है आपका पार्ट 5 जल। पानी से संबंधित अर्थात जल से संबंधित सारी चीज़ें होंगी इसमें, है ना। सबसे पहले भूमिका के रूप में हम देख लेते हैं, जैसे कि हम हर बार चर्चा करते हैं कि कोई भी पाठ प्रारंभ करने से पहले एक भूमिका बनाना बहुत ज़रूरी होता है। बिना भूमिका के चीज़ें ऐसे बिखर जाती हैं, है ना, कि चीज़ें फिर समझ में नहीं आती हैं। चलिए प्रारंभ करेंगे। भूमिका रूप के रूप में हम यहाँ से पढ़ेंगे। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित होता है ना। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है ना। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जल चक्र। अब देखिए, आपको पता है जल चक्र कैसे काम करता है ना। पृथ्वी का जल गर्म होता है, चाहे वो महासागरों में है, नदियों में है, झीलों में है, कहीं भी है। गर्म होकर के क्या होता है? वाष्पित हो जाएगा। वाष्पित होकर के वो आकाश में चला जाएगा। ठीक है, आकाश में जब वो संघनित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जलवाष्प की यही बूंदें संघनित होकर के फिर बादलों के रूप में ये बादल बन जाते हैं और फिर उन्हीं बादलों से आपको वर्षा प्राप्त होती है, जो कि वापस से समुद्र या धरती पर पानी गिरता है और वही वर्षा है। ठीक है, और ये जो प्रक्रम है, ठीक है, जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदल रहा है, कभी पानी बन रहा है ना, कभी गैस बन रहा है ना, कभी संघनित हो जा रहा है, कभी वाष्प बन जा रहा है ना। तो यही सब पूरा जो प्रक्रम है, ठीक है, और पूरा चक्कर लगाता रहता है, महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, तो इसे ही जल चक्र कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वाटर साइकिल। ठीक है जी, वाटर साइकिल। क्लियर? चलिए, आशा चीज़ समझ में आ रही होंगी। टू द पॉइंट। यहाँ पे ना एक छोटा सा फैक्ट और दिया हुआ है, ये देखिए, थलशाला। आप सोचेंगे थलशाला क्या है? देखिए, थलशाला होती है, देखो, यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। जहाँ पौधे रखते हैं ना, घर में ही छोटी जगह आप बना देते हैं कोने में, हाँ भाई यहाँ पर ये पौधे रखते हैं, 4 रखिए, 5 रखिए, है ना, उसी को ही बोलते हैं थलशाला।
है ना, शब्द से देखिए पता नहीं चल रहा, लेकिन इसका अर्थ यही है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है टू द पॉइंट। आगे चलेंगे, चलिए ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम टू द पॉइंट की चर्चा ही करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए यहाँ देख लेते हैं। देखिए कह रहा है अलवण जल। देखिए लवण जल होता है खारा जल, आ लग गया पहले, अलवण यानी कि मीठा जल। ठीक है, जिसे आप पीते हैं। ठीक है, मीठा जल भी बोलते हैं, मीठा पानी भी बोलते हैं आप, है ना, जो कि खारा नहीं होता है, वो होता है अलवण जल। ठीक है, अलवण जल के मुख्य स्रोत क्या हैं? नदी, ताल, सोते एवं हिमनद। हिमनद होती हैं बर्फ़ की नदियाँ। ठीक, महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। अब आपको पता है भाई, महासागर में आप जाओगे देखोगे और समुद्रों में आप देखोगे तो वहाँ का जल खारा होता है। ठीक है, तो ये खारे जल के स्रोत हो गए महासागर और समुद्र। इसमें अधिकांश नमक अर्थात सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। कहाँ पर? महासागरों में और समुद्रों में। ठीक है जी, महासागरों और समुद्रों में सोडियम क्लोराइड, ध्यान रखिएगा, टू द पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, बहुत ही सुंदर पिक्चर बनाई गई है, आप देख सकते हैं, जल चक्र की है ये। ठीक है, ये देखिए, ये जल चक्र है, यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, पूरी पिक्चर, बहुत ही सुंदर पिक्चर बनाई गई है। यहाँ देखिए जल वाष्पित हो रहा है। ठीक है, वाष्पित होकर के संघनित होकर के बादल का रूप ले रहा है, फिर ये बादल बरस रहे हैं वर्षण के रूप में। ठीक है, फिर वापस से वही साइकिल चल रहा है, ये दोबारा से धरती पर आ गया पानी। ठीक है, या महासागरों में आ गया, ठीक है, झीलों में आ गया, नदियों में आ गया, और फिर वहाँ से वाष्पित हो रहा है। तो यही साइकिल चलता रहता है, यही आपका वाटर साइकिल। ठीक है, जल चक्र। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे, टू द पॉइंट चीज़ें देखेंगे, जैसे हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। चलिए, लवणता क्या होती है? लवणता होती है 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा। महासागर की औसत लवणता जो होती है वो होती है 35 भाग प्रति 1000, अर्थात अगर मैं इसको गणितीय भाषा में लिखूं तो 35/1000। ठीक है, इसको नापते हैं लवणता को, इस हिसाब से 1000 ग्राम जल में जो मौजूद नमक की मात्रा होती है वो होती है लवणता। ठीक है, और महासागर की औसत लवणता जो है वो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। ये हुआ आपका फैक्ट, याद रखिएगा। और एक फैक्ट और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, इजराइल के मृत सागर में, कौन सा सागर? मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव सकते हैं, अर्थात तैर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता से नमक की जो अधिकता होती है वो इसे सघन बना देती है। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, ये देखिए ऊपर बता क्या है ना, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम महासागर की औसत एवरेज लवणता है। ठीक है, खारेपन का स्तर अब 35 है मात्र, और यहाँ देखेंगे 340, मृत्यु सागर में 340 हो जाता है, यानी नमक की मात्रा और भी अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे कि जो अगर ह्यूमन बॉडी भी है ना, अगर आप उसमें पैर रखेंगे ना, जाएंगे तो अपने आप ही, अगर आपको तैरना नहीं भी आता है ना, तब भी आप पानी के ऊपर तैरने लगेंगे, इतनी लवणता है इसके अंदर। समझ रहे हैं? इसको आप एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, एक ग्लास लीजिए, ये एक्सपेरिमेंट हमने किया भी था, शायद आप लोगों ने भी किया हो। एक ग्लास लेना आप, ठीक है, नॉर्मल ग्लास घर का ही लेना है, कोई ख़रीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप नमक डाल दीजिए, कितना नमक? लगभग इतना नमक। ठीक है, इतना नमक डाल दीजिए, और उसमें पानी डाल दीजिए। ठीक है, इतना नमक, इतना भर दीजिए पूरा नमक से, इसमें पानी डाल दीजिए। ठीक है जी, एक गिलास तो ये हो गया, और एक नॉर्मल गिलास और लेना है, फ़र्क भी तो नज़र आना चाहिए ना क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें सिर्फ पानी डालना है आपको, नमक नहीं डालना है। ठीक है, पहले वाले में सिर्फ पानी डालना है, और दूसरे वाले में पानी और नमक दोनों डालना है। नमक कितना डालना है आपको? ठीक है, उसके बाद पानी का लेवल लगभग इतना रखना है, पूरा थोड़ा सा इतना रखना है पानी का लेवल। ठीक है, ये पानी का लेवल है। ठीक, इसमें आपको नींबू डालना है एक। जब आप इसमें नींबू डालेंगे तो वो लगभग डूब जाएगा, नीचे आ जाएगा वो। ठीक है, नींबू जो है वो डूब जाएगा, लेकिन जब आप नींबू इसमें डालेंगे ना तो वो तैरेगा, ऊपर आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, हो सकता है इसमें भी तैरे, पहले वाले में भी, लेकिन बहुत नीचे रहेगा। ठीक है, अगर तैरेगा भी तो बहुत नीचे रहेगा, ना के बराबर। ठीक है, लेकिन अब जब जैसे दूसरे वाले में डालेंगे ना, ये तुरंत ऊपर रहेगा, नीचे जाएगा ही नहीं। ठीक है, ये होता है लवणता का प्रभाव।
ठीक है, चलिए बाकी आप इससे संबंधित अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। तो ये इजराइल का ये मृत सागर ज़रूर याद रखना। ठीक है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मृत सागर कहाँ पर, किस देश में स्थित है, तो इजराइल आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलेंगे, टू द पॉइंट। चलिए अब यहाँ से सीधा टू द पॉइंट चीज़ें देखेंगे हम। यहाँ पे आने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट दिया गया है। जी हाँ, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। हमारा पाठ का नाम ही है जल, तो हमें पता होना चाहिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च। ठीक है, अच्छा डेज को आप और भी तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए 22 मार्च हो गया, 22 अप्रैल, 22 मई, 3 डेज तो लगातार आप याद कर सकते हैं। 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस अर्थात अर्थ डे। ठीक है, 22 मई को होता है आपका जैव विविधता दिवस अर्थात बायोडाइवर्सिटी डे, बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, स्पेस कम है लेकिन आप समझ गए होंगे। तो 3 डेज आप लगातार ऐसे याद कर लीजिए। 22 मार्च, मार्च से चालू होगा, मार्च अप्रैल मई, 22 22 22। ठीक है, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता दिवस। ठीक है जी, आशा चीज़ समझ में आ रही होंगी। ये एक्स्ट्रा डाटा था जो उन्हें बता दिया है, कोई नहीं, जानकारी कभी व्यर्थ नहीं जाती है, कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। चलिए आगे देखेंगे, महासागरों की गतियाँ, ठीक है, को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। हम महासागर की गतियों की चर्चा करेंगे हम, टू द पॉइंट, जिसमें पहला है आपका तरंग, दूसरा है ज्वार भाटा, तीसरा है धाराएं अर्थात महासागरीय धाराएं। ठीक है, सबसे पहले हम तरंग देखेंगे, तरंगें क्या होती हैं। ठीक, अगले पेज पे ये देखिए, ये है तरंग, जिसको आप इंग्लिश में वेव्स कहते हैं। ठीक, चलिए छोटी सी देखिए एग्जाम्पल भी दे रखा है, देख लेते हैं। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है ना। तरंगें इतनी तेज होती हैं ना, आप पानी फेंकेंगे ना समुद्र में, वापस वो फेंक देगी, है ना, इतनी गति होती है महासागर में। चलिए आगे देखेंगे, अब मेन चीज़ हमारी यहाँ से चालू होती है। देखिए ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार यानी फ्रीक्वेंटली उठता है और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। क्या होगा, उठेगा और गिरेगा। ठीक है, क्या, जल महासागरीय सतह पर उठेगा और गिरेगा, वो भी लगातार यानी फ्रीक्वेंटली। ये शब्द याद रखिएगा, फ्रीक्वेंटली अर्थात लगातार। ठीक है जी, तब उसे तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगे अर्थात वेव्स, याद रखिएगा। इसी से मिलती जुलती डेफिनेशन है ज्वार भाटा की, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, है ना। कई बार एग्जाम में डेफिनेशन आ जाती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया किसकी डेफिनेशन है। ठीक, इसलिए मैंने बताया अच्छे से। ठीक है, दो क्वालिटी है इसकी, लगातार उठेगा, ठीक है, और ऊपर नीचे, है ना, उठता है और गिरता रहता है। ठीक, चलिए ये हुई तरंगों की बात। तरंगों की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तरंगों में ही देखिए आपका सुनामी वगैरह भी दिया हुआ है, यहाँ अच्छे से समझाया हुआ है। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुनामी। ठीक, अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ठीक है, अब यहाँ से इस पेज से आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। भारत में सुनामी आया था, ठीक है, सन 2004 में, और बहुत ही भयंकर आया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इससे क्या हुआ था असर, तटीय इलाकों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था भारत के, और जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो हमारा केंद्रशासित प्रदेश है, इसमें जो है हमारा इंदिरा पॉइंट है वो डूब गया था। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यह हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का, ध्यान रखिएगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन बने कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अगर भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम पूछ लिया जाए, उसमें भी इंदिरा आता है, लेकिन वो इंदिरा कौल है। क्या है, इंदिरा कौल। ये दक्षिणी है इंदिरा पॉइंट, और उत्तरी वाला है इंदिरा कौल, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
आगे चलेंगे टू द पॉइंट। ठीक है, नीचे उदाहरण है। आगे जाने से पहले यहाँ पे तरंगों के बारे में थोड़ा फैक्ट है, देख लेते हैं। चलिए, ये छोटा सा फैक्ट दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। ठीक है जी, चलिए, सिंपल सा फैक्ट है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको, है ना। सुनामी जो शब्द है, ठीक है, जो सुनामी शब्द है वो जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, सिंपल सा फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, जापानी भाषा सुनामी। चलिए आगे चलेंगे टू द पॉइंट। यहाँ देखिए, अब जो 2004 में बाढ़ कह रहा हूँ, सुनामी आई थी, ठीक है, उसके बारे में एक डीपली चर्चा की गई है, तो इसको देख लेंगे। चलिए देखेंगे। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र के तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10-12 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट से नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया था, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है, और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है अभी भी, है ना, वो पूरी तरह से डूब गया। ये चीज़ मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वही उसी चीज़ को यहाँ पे रिपीट किया गया है। ठीक है, चलिए। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गईं, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाना, है ना, और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंप की क्रिया बहुत कम होती है। ठीक है, ये 2004 की जो सुनामी आई थी उससे कुछ रिलेटेड फैक्ट्स थे, पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए टू द पॉइंट। देखिए, पहला हो गई हमारी तरंगे पढ़ रहे थे हम, ठीक है, महासागर की गतियाँ पढ़ रहे थे, तरंगे पढ़ लिया हमने। अब दूसरा है आपका ज्वार भाटा। मैंने कहा था तरंगे और ज्वार भाटा की जो परिभाषा वो लगभग सेम है, इसलिए ध्यान दीजिएगा छोटी चीज़ों को। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है दिन में 2 बार नियम से। कैसे? नियम से, और दिन में केवल 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना। इसमें भी देखिए जल उठ रहा है, एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। इसमें भी देखिए आपका जल उठ रहा है, ठीक है, और जल गिर भी रहा है। जल उठ भी रहा है और जल, इसको नीचे ही कर लेते हैं ना, ठीक है, जल उठ भी रहा है और जल गिर भी रहा है, लेकिन 2 बार नियम से। 2 बार नियम से, 2 ही बार गिरेगा और अपने टाइम पे गिरेगा। जैसे हम पढ़ते हैं ना, जैसे कि हमने टाइम बना लिया, भाई 9 बजे हमें पढ़ना है, 10 बजे उठ जाना है ना, डेली। तो इसी प्रकार से ज्वार भाटा का नियम होता है कि इतने बजे ये तरंग उठेगी, इतने बजे गिर जाएगी। ठीक है जी, चलिए
आगे चलेंगे, आशा चीज़ समझ में आ गई होंगी। एक बार दोबारा पढ़ दूँ। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। हो गया ज्वार भाटा। ठीक है, ज्वार में क्या होगा, ऊंचा उठेगा जल, ठीक है, ऊंचाई तक जाएगा, ठीक है, और फिर अपने तट के बड़े हिस्से को डुबो देगा। ठीक है, और भाटा क्या होता है, अपने निम्न स्तर तक आ जाता है जब वो, और तट से पीछे चला आता है जल, ठीक है, तो उसे भाटा बोलेंगे। ठीक, चलिए, आशा चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, ये जो ज्वार भाटा होता है ना, इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है लघु ज्वार भाटा और एक होता है भृत ज्वार भाटा। इसको आप पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, जब पृथ्वी का, इसमें चंद्रमा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको दिख रहा होगा, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है इधर, और ये चंद्रमा है। ठीक है, यहाँ पर भी सूर्य, पृथ्वी और ये चंद्रमा। अब रोल क्या क्या होता है, कौन सा भृत ज्वार भाटा होता है और कौन सा लघु ज्वार भाटा, यहाँ लिखा हुआ है, बाकी मैं बताना ज़रूर समझाऊंगा, है ना। यहाँ देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम वृत्त ज्वार भाटे को देखेंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है ना। वृत्त ज्वार भाटा कब होगा, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों ही एक सीध में होंगे। ठीक है, जब पूर्णिमा या अमावस्या जिसे आप बोलते हैं, जब तीनों ही एक सीध में आ जाते हैं, चंद्रमा बीच में आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के, इस समय क्या होता है, जो पृथ्वी का जल है ना, ये देखिए, देख सकते हैं, पृथ्वी का जल ये चंद्रमा के सबसे नज़दीक होता है, इसलिए इसको वृत्त ज्वार भाटा की स्थिति कहते हैं। ठीक, इसके दूसरी ओर जब पृथ्वी का जो जल है ना, वो चंद्रमा से काफ़ी दूरी पर होता है, ठीक है, काफ़ी दूरी पर होता है, डिस्टेंस पर होता है, तब वहाँ लघु ज्वार भाटा होगा। ठीक है, ये सिंपल सी भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। बाकी किताबी भाषा आप सभी के समक्ष है, मैं पढ़ देता हूँ क्या कह रहे हैं ये, जस्ट 1 सेकेंड। चलिए, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी, सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी पर ज्वार भाटे उत्पन्न होते हैं। ठीक, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है तथा जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। अभी मैंने बताया आपको, जब पृथ्वी का जो जल है, जस्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ, जब पृथ्वी का जो जल है वो चंद्रमा के सबसे पास होगा, सबसे निकट होगा, ठीक है, तब उच्च ज्वार आएगा। ठीक है, या भृत ज्वार भाटा भी आप इसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को भृत ज्वार कहते हैं। समझ रहे हैं, भृत ज्वार, तीनों एक सीध में होंगे तब आएंगे। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, अब लघु ज्वार देख लेते हैं, या निम्न ज्वार भाटा, लघु ज्वार एक ही है, दोनों चीज़ें। ठीक, लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, कब आता है ये, जब पृथ्वी का जो जल है वो चंद्रमा से दूरी पर होता है काफ़ी। ठीक है, चलिए, अब कौन सा ज्वार भाटा जो है लाभदायक होता है, कौन सा नुकसानदायक होता है, इसको देख लेते हैं अब। ठीक है, आशा है दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं आई है तो दोबारा से जाके देखिए और समझिए, आ जाएगा समझ में। ठीक है जी, चलिए, अब यहाँ पर देखिए, चलिए सबसे पहले उच्च ज्वार भाटे को देख लेते हैं, और यही मेन इंपॉर्टेंट है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे देखेंगे। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत अर्थात बिजली उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कितने सारे लाभ हो गए हैं उच्च ज्वार भाटे के, है ना। सबसे पहले मैंने बताया आपको नौ संचालन में सहायता होती है ना, बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायता मिलती है। ठीक है, उसके पश्चात देखिए मछली पकड़ने में मदद मिलती है ना, मछलियां तट के पास आ जाती हैं अपने आप ही, है ना। और ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जा रहा है ना। चलिए आगे चलेंगे, आगे देख लेते हैं।
अब है तीसरा पॉइंट आपका महासागरीय धाराएं। ठीक है, महासागरीय धाराओं को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। इसको ध्यान रखना है, गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ उत्पन्न होती हैं और ठंडी महासागरीय धाराएं कहाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। ठीक है, वहीं ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। ठीक है, प्रवाहित हो रही है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए एक ठंडी जलधारा को उदाहरण दिया गया है, लैब्राडोर। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती हैं, अर्थात ठंडी जलधारा, जबकि जो गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म जलधारा है। ठीक है जी, देखिए यहाँ से आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले महासागरीय धाराएं क्या हैं? महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं और निश्चित दिशा में। ठीक, और ये 2 प्रकार की हो सकती हैं, एक गर्म और एक ठंडी। ठीक है जी, गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? भूमध्य रेखा के निकट। ठीक है, और जो ठंडी होती है वो कहाँ उत्पन्न होती है? ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। ठीक है जी, ठंडी जलधारा का उदाहरण कौन सा है? लैब्राडोर। और गर्म जलधारा का उदाहरण कौन सा है? गल्फ स्ट्रीम। ठीक है जी, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे चलेंगे टू द पॉइंट। चलिए जस्ट 1 सेकेंड। ओके, देखिए महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ध्यान रखिए, और जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। जहाँ पर ठंडी और गर्म दोनों जलधाराएं आपस में मिल रही हैं, ठीक है, वो क्षेत्र सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र कहलाता है, अर्थात मछली पकड़ने के लिए सबसे बेहतरीन क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कथन के रूप में आपको ऑप्शन दे देगा, सबसे सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र कौन सा होता है मछली पकड़ने के लिए, है ना। बोल देगा ठंडी जलधारा का क्षेत्र, गर्म जलधारा का क्षेत्र, या फिर जहाँ ठंडी और गर्म दोनों मिल रही है वो क्षेत्र, या तो ना तो ठंडी जलधारा या तो ना तो गर्म जलधारा, ऐसे ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका बेस क्लियर होगा, एनसीईआरटी की चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, आधार मजबूत होगा, तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अब यहाँ देखिए मैंने वर्ल्ड का मैप लिया हुआ है, यहाँ पे ना महासागरीय धाराएं आपको बताई गई हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने 2 जलधाराएं पढ़ी हैं, एक लैब्राडोर और एक गल्फ स्ट्रीम। यहाँ देख सकते हैं आप, लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम। ठीक है जी, चलिए ये देखिए हमारा इंडिया इधर आपको दिख रहा होगा। ठीक, इधर इंडिया है तो ये अफ्रीका हो गया। ठीक है, इधर यूरोप हो गया। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं जो गल्फ स्ट्रीम है वो अटलांटिक महासागर के आसपास की धारा बोल सकते हैं आप, है ना, क्योंकि इधर का पार्ट तो प्रशांत महासागर है, ये भी प्रशांत महासागर है ना, इधर आपका अटलांटिक महासागर है ये पूरा, है ना। चलिए जस्ट 1 सेकेंड। चलिए, और उत्तर अमेरिका के दाहिनी ओर है, यूरोप के बाईं ओर है ना। गल्फ स्ट्रीम की बात कर रहे हैं अभी हम। ऊपर देखेंगे लैब्राडोर, ये उत्तर अमेरिका के दाईं ओर है, ऊपर की ओर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आप ना इसका ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ आप देखिए शीत जलधारा को ब्लू लाइन से डिनोट किया गया है और जो गर्म धारा है उसको रेड लाइन से। ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम देखिए गर्म है तो रेड लाइन से डिनोट किया गया है। लैब्राडोर देखिए शीत जलधारा तो ब्लू लाइन से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये पूरी जलधाराएं हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बेहतरीन तरीके से और पढ़ सकते हैं। काफ़ी जलधाराएं हैं जो इस किताब में दी गई हैं, उसको मैंने अलग से हाईलाइट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। बाकी और भी जलधाराएं हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ब्राज़ीलियन धारा है, ठीक है, फॉल्कलैंड धारा है, ओगलास धारा है, ठीक है, क्यूरोशियो धारा है, बहुत सारी धाराएं हैं। ठीक है जी, चलिए तो अपनी सुविधा के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। ठीक, आशा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो एक बार और मैं बड़ा कर देता हूँ इसको जितना हो सकता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, सभी धाराएं प्रत्यक्ष रूप से दिख रही हैं आपको। चलिए आगे चलेंगे अब हम। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो पीछे आके आप ले सकते हैं।
चलिए आगे देखेंगे। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम होता है। कौन सा मौसम होता है? कोहरे वाला। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। देखिए, अब कोहरा वाला मौसम होगा तो भाई कुछ दिखाई नहीं देगा, तो जाहिर सी बात है नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होगी, है ना। ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए, यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो मैंने लिए हुए हैं। क्वेश्चंस भी करते हैं हम, जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो पुराने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है, उनको पता है। हम क्वेश्चंस को भी लेकर चलते हैं। क्वेश्चन स्पेशली वो जो MCQ बेस्ड होते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ मिलान, है ना, मैच द कॉलम वाले। क्यों? क्योंकि कभी कभार मुझे ऐसा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे को लगता है और कई बार देखा भी गया है ना। ये मेरा ही नहीं, ये तो आप सबका ही व्यू होगा कि क्वेश्चन कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए, है ना। बाकी आप अपने सुझाव सदैव आमंत्रित है आप सभी के, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार एग्जामिनर के पास, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम की पाबंदी हर किसी के पास होती है ना, अभाव होता है समय का। तो मुझे लगता है क्या पता एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट रख दे आपके एग्ज़ाम्स में, है ना, आने वाले समय में, और रखते भी हैं और देखे भी गए हैं, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन भी आपको कराया जाता है। चलिए, सबसे पहला है इसमें सही उत्तर पर निशान लगाना है। जो सही उत्तर है उस पर निशान लगाना है, बहुविकल्पिक है। पहला क्वेश्चन है इसमें, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, ठीक है, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है जल चक्र, दूसरा है ज्वार भाटा, तीसरा है महासागरीय धाराएं। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, बिल्कुल, पहली दूसरी लाइन ही यही थी जो हमने कराई है। जल चक्र कहते हैं इसे, है ना। जब जल जो है लगातार अपने स्वरूप को बदल रहा है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाने से ही आपको समझ जाना चाहिए कि यह जल चक्र की बात कर रहा है, ठीक है जी। आगे चलेंगे, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। कहाँ पर उत्पन्न होती हैं गर्म महासागरीय धाराएं? ये मैं अच्छे से पीछे एक्सप्लेन करके आया हूँ अभी। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन ध्रुवों के निकट, दूसरा है भूमध्य रेखा के निकट, तीसरा है दोनों में से कोई नहीं। जी हाँ क्या है सही उत्तर? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है भूमध्य रेखा के निकट, ठीक है। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिन में 2 बार नियम से, अब देखिए 2 बार आ गया जैसे 2 बार आ जाए और नियम से आ जाए, समझ लेना ज्वार भाटा की बात हो रही है, ठीक है। ज्वार भाटा 2 बार, देखिए 2 शब्द हैं इसमें भी, ज्वार और भाटा, इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। और नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता? ज्वार भाटा, ठीक है। और भी यहाँ ऑप्शन थे, महासागरीय धाराएं और तरंगे, ठीक है। तरंग बिल्कुल कंफ्यूज करता है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, है ना। चलिए, बाकी आशा है चीज़ समझ में आ गए होंगे ये वाली, है ना। आगे चलेंगे, टू द पॉइंट। अगला है देखिए आपका मिलान का क्वेश्चन है। जस्ट 1 सेकेंड, इसको फिट कर लेते हैं। ओके, आशा है अब आपको क्वेश्चन अच्छे से नज़र आ रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। मिलान करना है एक्चुअली, है ना। देखिए, बाईं ओर 4 बिंदु है और दाईं ओर 5 बिंदु हैं, ठीक है। इन बिंदुओं को मैं लाइन वाइज बोल रहा हूँ, तो आप सुन के और समझ के देख करके इसको कर सकते हैं। बाईं ओर के 4 बिंदु हैं कैस्पियन सागर, ज्वार भाटा, सुनामी, महासागरीय धाराएं। अब दाहिनी ओर के 5 बिंदु हैं विशालतम झील, जल में आवधिक चढ़ाव एवं उतार। आवधिक होता है समय से, ठीक है, आवधिक यानी नियम से, समय से। तीसरा बिंदु है इसमें तीव्र भूकंपी तरंगे। और चौथा ऑप्शन है इसमें बिंदु है निश्चित मार्ग में प्रभावित होने वाली जलधाराएं, ठीक है, निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जलधाराएं। और 5वां बिंदु है इसमें जल चक्र, ठीक है। कौन किससे मिलेगा? कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे हमारे सर दिख तो रहा है ना, साफ साफ आप बोल क्यों रहे हैं इन चीज़ों को? देखिए, बहुत खुशकिस्मत हैं आप और हम जो देख पा रहे हैं इस दुनिया को अपने नेत्रों के माध्यम से, है ना, इस विश्व को अपने नेत्रों के माध्यम से देख पा रहे हैं। बहुत खुशकिस्मत हैं हम लोग। लेकिन कई छात्र ऐसे हैं जिन्हें विशेष छात्र की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है।
और वो दृष्टिबाधित होते हैं या कोई अन्य कारण होता है जिसकी वजह से वो देख नहीं पाते हैं, है ना, लेकिन सुन के वो कोशिश करते हैं, है ना, करने का प्रयास करने का, क्वेश्चंस को हल करने का। ठीक है, तो उनके लिए अच्छे से डीपी ये बताया जा रहा है, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य यही है समावेशित रूप से सभी को साथ में लेकर चलना, है ना, कोई पीछे ना छूटने पाए। अगर सामने वाला चाहता है कि पढ़ना, है ना, तो उसको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, मैं तो करूँगा ही करूँगा, और आपसे भी अनुरोध रहेगा, और आपसे भी ये ऐसी मेरी आशा रहेगी कि आप भी संयम रखेंगे और अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जैसे भी संभव हो उनकी सहायता करने का प्रयास करेंगे, है ना। क्योंकि देखिए क्या नाम है, एलिजिबिलिटी तो सबकी बन जाती है, ठीक है, कोर्स करने के बाद, लेकिन जो मेन आपका जो ज्ञान में वृद्धि होती है, आपकी मेन ज्ञान में वृद्धि होती है, वो सही गाइडेंस से होती है ना। अगर आपको सही गाइडेंस और काउंसलिंग मिल गई तो आप निश्चय ही एक अच्छे क्षेत्र में और कम समय में आप सक्सेस को प्राप्त कर लेंगे, है ना। लेकिन वही गाइडेंस और काउंसलिंग की कमी रह जाती है तो वो दिक्कत होती है फिर, है ना। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे, हम मिलान करेंगे, देखते हैं। देखिए, जो विशालतम झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है, वो है आपकी कैस्पियन सागर। तो सबसे पहले का उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर, जो कि विशालतम झील है, बिल्कुल सामने ही है इसके। ठीक है, दूसरा देखेंगे, दूसरा है आपका जस्ट 1 सेकेंड, जी हाँ, दूसरा है आपका ज्वार भाटा। ज्वार भाटा मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, नियम से, है ना। यहाँ पे ऑप्शन दूसरा ही है, देखिए, जल में आवधिक उतार चढ़ाव, है ना, आवधिक यानी नियम से, समय से, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ज्वार भाटा, जल में आवधिक उतार और चढ़ाव, ज्वार भाटा। ठीक है जी, आगे देखेंगे तीसरा सुनामी। सुनामी में यहाँ जब हम पढ़ रहे थे तो तरंगों में पढ़ा था हमने, और तरंगों का एक ही ऑप्शन है इसमें, ठीक है, सीधा इसके सामने है तीव्र भूकंपी तरंगे हो जाएगा इसका। ठीक है जी, तीव्र भूकंपी तरंगे। आगे देखेंगे, अगला है आपका महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराओं में मैंने पढ़ाया था आपको निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली धाराएं, तो इसका ये डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। अब आखिरी में एक इसकी रह गया आपका जल चक्र। जल चक्र किसी का नहीं है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा गिवन है। ठीक है जी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भविष्य के लिए, है ना। ये कंप्लीट कर लिया है हमने, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं भविष्य के लिए याद रखने के लिए। ठीक है जी, चलिए, ये जो 5वां चैप्टर था ये अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया है, जल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।